सच कहा है किसी ने, गांव का सुकून शहर में क्यों ढूंढता है, जहर की दवा जहर में क्यों ढूंढता है। अक्सर गांव और छोटे शहरों के लोग बड़े शहरों और महानगरों में ज़्यादा पैसे कमाने के लिए आते हैं। शहरों की चकाचौंध में वो भूल जाते हैं कि शहर एक जंगल की तरह है, जो ऊपर से तो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो बहुत भयानक होता है। नमस्ते, मैं किशोर पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कबीर ग्रेट फैक्ट में। 27 वर्षीय एक लड़की थी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम करती थी। उसकी एक फ्रेंड के थ्रू दिल्ली के मल्टीनेशनल कंपनी से उसको एक ऑफ़र आता है। क्योंकि नेहा की जो सैलरी थी वो कोलकाता में 35 से 40 हज़ार थी और दिल्ली में जो सैलरी थी वो 1 लाख से स्टार्टिंग थी। ज़्यादा पैसे कौन नहीं कमाना चाहता। ज़्यादा पैसों के लिए वो दिल्ली चली जाती है। दिल्ली पहुंचकर जहां पर इंटरव्यू होता है वहां पर वो चली जाती है और वहां पर इंटरव्यू देने से ठीक पहले चपरासी आता है। नेहा से पूछता है कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। नेहा मुस्कुरा कर कहती है कि आप जो भी लाएं अपनी मर्ज़ी से ले आइए, लेकिन थोड़ी कड़क बना कर लाना, क्योंकि मेरा इंटरव्यू है और मैं थोड़ी घबराहट में भी हूँ। चपरासी थोड़ी देर के बाद कॉफ़ी ले आता है और नेहा जैसे ही कॉफ़ी पीती है, थोड़ी देर बाद नेहा उसी कुर्सी पर बेहोश हो जाती है। और जब नेहा की आँख खुलती है तो वो होती है दिल्ली के जीबी रोड के कोठा नंबर 68 पर। नेहा को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि उसे जो कॉफ़ी दी गई थी उसमें बेहोशी की दवा मिली हुई थी। नेहा की जब आँख खुलती है तब उसकी जो शरीर की हालत होती है, इतनी वीकनेस होती है शरीर में कि वो अपने शरीर को मूव नहीं कर पाती और ना ही कुछ बोल पाती है। लेकिन उस वक्त उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता और जो सामने उसके आदमी होता है, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति होता है, उसके शरीर पर भी एक भी कपड़ा नहीं होता। वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसके साथ बलात्कार करता है। बलात्कार होने के बाद जब वो आदमी जाता है तो दूसरा आता है। इसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा और 15 लोगों तक नेहा गिनती कर पाती है। उसके बाद उसका शरीर जवाब दे जाता है और वो बेहोश हो जाती है। नेहा को पता चल चुका था कि मैं किसी रैकेट में फंस चुकी हूँ, जो देह व्यापार होता है उसके दलदल में मैं फंस चुकी हूँ। नेहा वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एक सिर्फ नेहा उस कोठे पर थी, कोठा नंबर 68 पर, जिसमें से नेहा को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती है। 24 घंटे उस पर निगरानी रहती है। खाना मांगती थी तो उसे मिलती थी सिर्फ मार, और नेहा जब पानी मांगती थी तब भी उसे मार मिलती थी। नेहा ने कहा कि खाना पानी तो नहीं, कम से कम तन ढकने के लिए कपड़ा तो दे दो, लेकिन वो जितना बोलती थी उसे मिलती थी सिर्फ और सिर्फ मार। नेहा बहुत कोशिश करती है वहाँ से निकलने की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब होती है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ से निकलना असंभव है। देश की राजधानी दिल्ली की कमला मार्केट थाने के पास जीबी रोड के कोठे नंबर 68 की ये घटना है। एक और जहाँ बेटियों के लिए शहरों में वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, वहीं पर दूसरी तरफ वैश्यावृत्ति का एक खेल सबके सामने खेला जाता है। सरकार चुप रहती है। मीडिया को ये दिखाने की फुर्सत है कि लप्पू से सचिन ने सिया भाभी को करवा चौथ पर पानी पिलाया कि नहीं, लेकिन जब इन ऐसे गंभीर मुद्दों पर बात की जाती है तो मीडिया बात ही नहीं करना चाहती। लगभग हर साल 8000 से ज़्यादा लड़कियों को देह व्यापार के इस दलदल में धकेल दिया जाता है। कोलकाता में नेहा का परिवार था। उसके परिवार में उसके माँ और पिता और एक भाई था। भाई का नाम आनंद था और वो लोग भी नेहा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाता। अचानक कुछ दिनों बाद नेहा का जो भाई था आनंद, उसके फ़ोन पर दिल्ली के कारोल बाग से एक अनजान शख्स का फ़ोन आता है। वो कहता है कि क्या तुम नेहा के भाई बोल रहे हो। आनंद नेहा का नाम सुनकर तुरंत बोलता है कि हाँ, मैं नेहा का भाई बोल रहा हूँ, और तुम कौन हो और मेरी बहन को कैसे जानते हो और कहाँ पर है मेरी बहन। अनजान शख्स बताता है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारी बहन दिल्ली के जीबी रोड के कोठा नंबर 68 पर है। कहीं ना कहीं आनंद आधी कहानी समझ जाता है और वो जाकर अपने माँ बाप से रो रो कर पूरी कहानी बताता है। आखिर में आनंद दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है और शुरू होती है एक भाई के संघर्ष की कहानी। जब आनंद दिल्ली पहुंचता है तो उस अनजान शख्स के नंबर पे फ़ोन करता है, जो कि करोल बाग का था, और उससे मिलने की रिक्वेस्ट करता है, गिड़गिड़ाता है। आखिरकार वो अनजान शख्स मिलने के लिए मान जाता है। जब वो मिलते हैं तो पता चलता है कि वो अनजान शख्स भी पश्चिम बंगाल का है और दोनों
को बांग्ला भाषा आती है और दोनों ही बातचीत करते हैं। और आनंद की बहन नेहा के बारे में वो अनजान शख्स से पूरी बात बताता है कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बहन कोठे पर है। वो अनजान शख्स आनंद के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। वो आनंद को समझाता है कि तुम अपनी बहन को निकालने के लिए जो भी करना सोच समझ के करना, क्योंकि तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हारी बहन को खतरे में डाल सकता है, शायद तुम भी खतरे में पड़ सकते हो। आनंद बहुत ही सोच विचारता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। बहुत सोच विचार करने के बाद आनंद दिल्ली के जीवी रोड के कोठे नंबर 68 पर पहुंच जाता है और वहां जाकर देखता है तो बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो देह व्यापार कर रही होती हैं। वहां पर लड़कियां बताती हैं कि आप मैनेजर से मिलिए। वहां की एक मैनेजर जो लेडी थी उससे आनंद मिलता है और उस मैनेजर से बोलता है कि मुझे किसी के साथ वक्त बिताना है। फिर वो मैनेजर एक के बाद एक लड़की दिखाती जाती है और आनंद सभी को रिजेक्ट करता चला जाता है। फिर आनंद कहता है कि कोई नई लड़की दिखाइए जो जिसे 2-2.5 महीने हुए हैं। और पीछे से एक आवाज़ आती है कि नेहा है लेकिन वो अभी फ्री नहीं है, जब फ्री होगी तो आ जाएगी। आनंद कहता है कि मैं वेट कर लूँगा, इंतज़ार कर लूँगा। और जो मैनेजर होती है वो कहती है कि इस नेहा के लिए आपको ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। आनंद कहता है भले चाहे कितने भी रुपए हों, मैं देने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर बाद जब नेहा फ्री होकर आती है और जब अपने भाई को देखती है तो सोचिए दोस्तों वो पल कितना दर्दनाक रहा होगा एक भाई के लिए, कि भाई को पता है कि मेरी बहन वेश्यावृत्ति का काम कर रही है और वो भी मजबूरी में, और भाई चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आनंद कहता है कि मुझे इन्हीं के साथ वक्त बिताना है। मैनेजर को रुपए देने के बाद दोनों भाई बहन कमरे में चले जाते हैं और जब कमरे में दोनों जन जाते हैं तो भाई बहन एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर बहुत रोते हैं और उनकी आवाज़ भी इतनी तेज़ आती है, तेज़ आवाज़ बाहर ना जाए इसके लिए वो एक दूसरे का मुंह भी दबा लेते हैं, क्योंकि अगर आवाज़ बाहर चली गई तो दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। थोड़ी देर बाद बाहर से कोई कुंडी खटखटाता है, कहता है कि तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, अगर तुम्हें ज़्यादा समय रुकना है तो डबल चार्ज देना पड़ेगा। आनंद कहता है कि ठीक है, मैं डबल चार्ज दे दूंगा। और फिर नेहा उसकी बहन अपनी पूरी आपबीती बताती है। वो कहती है कि कोलकाता में जिस कंपनी में वो काम कर रही थी वहाँ पर उसकी फ्रेंड थी, सहेली थी प्राची। और प्राची एक दिन आके बहुत रोने लगती है, कहती है कि दिल्ली से मेरे लिए एक ऑफ़र आया है और मेरे घर वाले मान नहीं रहे हैं और वो ऑफ़र बहुत ही अच्छा है। उसमें स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख थी और जिस मल्टीनेशनल कंपनी में दोनों काम कर रही थी प्राची और नेहा, दोनों की सैलरी 35 से 40 हज़ार ही थी। तो नेहा ये सुनकर कहती है कि तुम नहीं जा सकती, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं चली जाऊं? और फिर कंपनी में बात करके नेहा जा सकती है ऐसा तय हो जाता है, क्योंकि दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी प्राची और नेहा की। दोनों एक साथ में ऑफिस आती, दोनों एक साथ में खाना खाती थी, इसीलिए नेहा को प्राची पर भरोसा था। और फिर प्राची नेहा की मुलाकात रमज़ान से करवाती है। रमज़ान जो कि उसे दिल्ली ले जाने वाला था। प्राची पहले रमज़ान के साथ ही दिल्ली जाने वाली थी, अब नेहा गई थी। नेहा पहुंचती है। नेहा जब इंटरव्यू देने से पहले चाय पीती है, 15 घंटों के बाद उसकी आंखें कोठा नंबर 68 पे खुलती हैं। जो इंटरव्यू की डेट थी वो 10 जून 2019 की थी। 11 जून को जब नेहा अपने आप को कोठे पर पाती है तो पहले दिन ही 15 से 20 लोग उसके साथ बलात्कार करते हैं और दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है, तीसरे दिन भी ऐसा ही होता है। 2 से 2.5 महीने तक कंटिन्यू ऐसा ही होता है। जब वो खाना मांगती है, पानी मांगती है तो उससे सिर्फ मार मिलती है। उसे उत्तेजना के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं कि ताकि वो अगर उत्तेजित हो तो संबंध बनाने के लिए, ना कि शोर मचाने के लिए। तभी पश्चिम बंगाल का एक ग्राहक उसके पास आता है और क्योंकि नेहा की डिमांड बहुत थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत भी थी और दिखने में भी बहुत अच्छी थी। पश्चिम बंगाल का एक ग्राहक जाता है, उसे बंगाली भाषा भी आती है। नेहा और उसकी बातचीत होती है। वो जो ग्राहक था पश्चिम बंगाल का, वो बार बार नेहा के पास आता है और जब 3 से 4 बार नेहा और उस ग्राहक की मुलाकात होती है तब नेहा उस ग्राहक से रिक्वेस्ट करती है, उसके सामने गिड़गिड़ाती है कि एक बार तुम मेरे भाई को फ़ोन कर दो। तब वो ग्राहक कहता है कि अगर मैंने फ़ोन किया तो यहाँ के लोग मुझे मार डालेंगे, ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। नेहा उससे बहुत ही रिक्वेस्ट करती है और ग्राहक अपने इंसानियत होने का हक अदा करता है। बाहर जाके वो नेहा के भाई आनंद को फ़ोन करता है और नेहा के बारे में पूरी जानकारी देता है।
नेहा अपनी पूरी आपबीती इस तरह से अपने भाई आनंद को बताती है। आनंद पूरी कहानी सुन के बहुत रोने लगता है और सोचने लगता है कि अपनी बहन को निकालने के लिए अब मैं क्या करूं। उसका समय पूरा होता है, कोटे से जब बाहर जाता है वो, तो वहाँ पर बहुत ही सोच विचार करता है और सोचता है कि मैं पुलिस कंप्लेन करूं, क्योंकि वहाँ का थाना जो लगता था, कमला मार्केट थाना लगता था उस एरिया का। लेकिन ज़्यादातर मैटरों में इन मामलों में पुलिस भी मिली होती है, तो वो सोचता है कि अगर कहीं इन लोगों से पुलिस मिली हुई है तो मेरी बहन की जान और भी खतरे में पड़ जाएगी। उसे कुछ समझ में नहीं आता। दूसरे दिन वो फिर से कोठा नंबर 68 पे जाता है अपनी बहन से मिलने के लिए और कोठे की प्रोसेस से अपनी बहन से मिलता है कमरे में। वो दोनों कमरे में मिलते हैं। भाई बहन से कहता है कि तुझे यहाँ से छुड़ाने का कौन सा तरीका अपनाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नेहा पढ़ी लिखी थी, वो कहती है कि आप महिला आयोग में जाइए। महिला आयोग के कुछ लोग यहाँ भी आते हैं, कभी कभी औरतों की हिफाजत करते हैं। बाहर जाकर आनंद जांच पड़ताल करता है। उसे पता चलता है कि महिला आयोग और NGOs वगैरह ऐसे कोठे वाली जगह पे आते हैं, जीबी रोड पर कई बार आते हैं। जिन लड़कियों को ज़बरदस्ती इन दलदलों में धकेला जाता है उनकी मदद की जाती है। आनंद सीधा दिल्ली महिला आयोग जाता है और वहाँ पर दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन के मेंबर किरण नेगी से मिलता है। किरण नेगी के सामने आनंद अपनी बहन की आपबीती पूरी बयां करता है। वो कहता है कि कलकत्ता से किस तरह से दिल्ली तक उसे फंसाया गया इस रैकेट में, वो सब कुछ बताता है और किरण नेगी से रिक्वेस्ट करता है कि न जाने कितने लोग मेरी बहन के साथ गलत गंदा काम कर रहे हैं, किसी भी तरह से उसे बचा लीजिए। किरण नेगी आनंद की पूरी बात सुनती हैं और वो अपने ऊपरी अधिकारी स्वाति मालीवाल से बात करती हैं। स्वाति मालीवाल ने पहले भी इस तरह के केसों पर काम किया हुआ था। स्वाति मालीवाल से किरण नेगी कहती हैं कि नेहा इस वक्त जीबी रोड के कोठे नंबर 68 पे है और उसका भाई मेरे सामने बैठा हुआ है और उसकी हमें मदद करनी चाहिए। तब स्वाति मालीवाल दिल्ली के DCP सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट मनदीप रंधावा से बात करती हैं और मनदीप रंधावा को पूरी कहानी सुनाती हैं कि नेहा इस तरह से फंसी हुई है और हमें इसे बाहर निकालना ही पड़ेगा। मनदीप रंधावा जब नेहा की पूरी कहानी सुनते हैं उसके बाद में फाइनल एक्शन लेते हैं और मनदीप रंधावा सहित स्वाति मालीवाल, किरण नेगी और उनकी पूरी टीम ये डिसाइड करती है कि नेहा को वहाँ से निकालना होगा और नेहा को निकालने के लिए और नेहा को उस नर्क से निकालने के लिए एक फिक्स डेट तैयार की जाती है और वो डेट होती है 9 अगस्त 2019। मनदीप रंधावा आनंद से कहते हैं कि 9 अगस्त को आप अपनी बहन से कोठे पर मिलने जाना और हम आपको ट्रेस करके वहाँ पहुँच जाएंगे। जब तक हम ना पहुँचे तब तक आप कोठे से बाहर मत आना। मनदीप रंधावा इस टीम को ऑपरेट कर रहे थे। स्वाति मालीवाल, किरण नेगी सहित उनकी पूरी टीम कोठा नंबर 68 जीबी रोड पर पहुंचती है और आनंद को ट्रेस करके जब कोठा नंबर 68 पर पहुंचते हैं, दरवाज़ा खोलते ही दोनों भाई बहन होते हैं और इस तरीके से दोनों भाई बहन को वहां से निकाल लेते हैं और नेहा इस नर्क से फाइनली निकल जाती है। न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के माध्यम से जब नेहा की खबर पूरे देश में फैलती है तो पूरा देश स्वाति मालीवाल, किरण नेगी के साथ में संदीप रंधावा की बहुत तारीफ़ करती है और साथ में आनंद की भी बहुत तारीफ़ होती है कि आनंद ने अपनी बहन को इतनी सावधानी से बचाया, ना ही तो उसे कुछ नुकसान और ना ही तो उसकी बहन को कुछ नुकसान होने दिया। साथ ही कमला मार्केट थाने में धारा नंबर 370, 376, 109 और 34 के तहत सबके खिलाफ FIR दर्ज कर ली जाती है। कोठे पर जो मैनेजर थी उसके खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली जाती है और कोलकाता से उसे दिल्ली में जिस तरह लाया गया और इस रैकेट में जितने भी लोग शामिल थे सबके ऊपर FIR दर्ज की जाती है। नेहा भूल गई थी कि गांव की मासूमियत शहर में रद्दी के भाव बिक जाती है, लेकिन आप मत भूलिए आज जो क्राइम हो रहे हैं उसकी तकनीक और तरीका दोनों बदल चुके हैं। शहर की चकाचौंध में गांव की अस्मिता को मत भूलिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और ये कहानी किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बल्कि आपको जागरूक करने के लिए थी। इस तरह के गलत धंधे करने वाले लोगों का ना ही तो अपना कोई ज़मीर होता है, ना ही इनका कोई धर्म होता है। उम्मीद है इस वीडियो से आप सतर्क होंगे, सावधान होंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे दोबारा एक नई दस्तक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।